को तैयारी के नाम पे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया होगा, अभी पेपर आने वाला है यूपी बोर्ड का। उसी के लिए हम आपको एक पूरा सेट पेपर दे रहे हैं जो आपको फ़ायदे में होगा। जैसे एप्सिलॉन जीरो का मात्रक है, तो देखिए एप्सिलॉन जीरो का मात्रक निकालने के लिए तो आपको सबसे अच्छा यही होगा कि आप इस सूत्र का प्रयोग करना सीख लें, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना, ये कूलाम बल। तो इसके आधार पे जब आप निकालेंगे तो इसका मात्रक आसानी से निकल जाएगा और उसका मान होगा आपका कूलाम न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये विकल्प सही होगा। अब इसमें देखते हैं, एक क्वेश्चन ये है कि एक कुंडली है, उसका फ्लक्स 1 सेकंड में इतना वेबर से घटकर इतना हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि फाई 2 का मान 0.1 और फाई 1 का मान 1 वेबर था, और ये होने में समय जो लगा वो 1 सेकंड लगा। तो जो विद्युत वाहक बल का सूत्र है वो है n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। यहाँ पे कुंडली का जो संख्या है वो 1 है आपका, तो यहाँ पे आपका आसानी से हो जाएगा n बराबर n1 हो गया। यहाँ जब डिफरेंस करेंगे आप दोनों को, तो डिफरेंस आप लिखना चाहें तो लिख लें। तो ये है 1 में से 0.9 में से 0.1 में से ये घटेगा और यहाँ 1 होगा, यानी यहाँ पे टोटल आ जाएगा आपका 0.9 बाई 1, यानी सब मिला के आपको होगा 0.9 वोल्ट। ये आपको ठीक लगा, यानी 0.9 वोल्ट ये विकल्प सही होगा। समान नेत्र की दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? कंफर्म है ये 25 सेंटीमीटर। अधिकतम दूरी अनंत मानी जाती है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। उसके बाद है प्रकाश की तीव्रताओं का अनुपात, यानी दो तरंगें ऐसी हैं जिसकी तीव्रताओं का अनुपात यानी I1 और I2 का जो अनुपात है वो 16/9 है। ठीक है, तो इसको हम अगर आयाम के अनुपात में लेंगे तो ये आएगा, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि A1 और A2 का जो अनुपात आएगा वो 4/3 आएगा। ठीक है, वर्गमूल देख लेंगे। अब आप बताना है अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, यानी I मैक्स और I मिनिमम। ठीक है, तो आप अगर करेंगे तो आपका आ जाएगा, इसका देखिए A1 का 4x लिख लेंगे और यहाँ 3x लिख लेंगे। चलिए सूत्र क्लियर कर देते हैं पहले, A1 प्लस A2 ऐसे कर देते हैं, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप हल करते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, 4x प्लस 3x का होल स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 3x का होल स्क्वायर। अब आपको अंदाज़ा लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यानी 49/1 का अनुपात आएगा। यानी I मैक्स और I मिनिमम का अनुपात क्या होगा, 49/1। ये समझ में आ गया? ठीक है, चलिए और देखते हैं। इसमें है दो परमाणु के परमाणु क्रमांक समान है, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, तो परमाणु होंगे। देखिए नाभिकीय संगठन के आधार पर परमाणु को 3 भाग में बांटा गया। नाभिकीय संगठन के आधार पर परमाणु को 3 भाग में बांटा गया, परमाणु के खंडों को। एक था जिसमें प्रोटॉन समान होगा, उसे हमने कहा समस्थानिक। ठीक है, और एक जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर होगा उसे समभारिक, और जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, ऐसे परमाणु होंगे जिसमें समान होंगी, उसको हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, ये आसान सा है आपका। अब इसमें बोला कि परमाणु क्रमांक समान होगी, मतलब प्रोटॉन संख्या समान है, इसमें प्रोटॉन संख्या समान है। जिसकी प्रोटॉन संख्या समान होगी उसे कहेंगे हम समस्थानिक। यह भी हम वही बता रहे थे कि ऐसे परमाणु नाभिक जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान है उसे समस्थानिक, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की यानी न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान उसे समभारिक, और जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान है उसे हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक समान बोला है, द्रव्यमान संख्या अलग बोला है, तो हमें समस्थानिक ये आपका होगा परमाणु। अगला है पीएन संधि डायोड के अक्षय परत में होते हैं। अक्षय परत पीएन संधि डायोड का ऐसा स्थान होता है जहां कोटर और इलेक्ट्रॉन परस्पर संयुक्त होकर के
उदासीन हो जाते हैं तो न कोटर रहता है वहाँ पे, न इलेक्ट्रॉन रहता है, यानी न कोटर न इलेक्ट्रॉन। अब देखिए उसी खंड का अब दूसरा खंड चल रहा है। इस खंड में भी 6 सवाल होते हैं। तो इसमें लिखा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए बहुत टेंशन नहीं लिया जाता। आप F बराबर Q0 पढ़ते हैं, ये सूत्र ही होता है। तो इसके एक तो यही मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। एक मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, या एक और लिखना चाहेंगे तो वोल्ट प्रति मीटर, ये भी लिख सकते हैं। ये 2 मात्रक हो गया। उसके बाद है विद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का नियम। तो देखिए किरचॉफ का नियम जो था, अगर वैद्युत परिपथ संबंधी, तो 2 नियम आपके बताए गए हैं। एक बोला गया प्रथम नियम, जिसे संधि का नियम कहते हैं। प्रथम नियम होता है, संधि नियम इसको कहते हैं, ठीक है। ये आवेश संरक्षण पे काम करता है, संधि नियम, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जाता है कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, वैद्युत परिपथ के किसी संधि पर वैद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। इसी को हम कहते हैं संधि नियम। इसको दिखाएंगे I बराबर 0। इसी में ये बताया जाता है कि संधि पर आने वाली धाराओं का, जो संधि पर आने वाली धाराएं होंगी वो पॉजिटिव ले जाएंगी और संधि से दूर जाने वाली धाराएं निगेटिव ले जाएंगी। दूसरा नियम भी हम आपको बता देते हैं, उसको कहते हैं पास का नियम। इसको कहते हैं हम लोग पास का नियम या वोल्टता का नियम, ये बोलते हैं। इसमें क्या बोला जाता है, इस नियम में क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं कि वैद्युत परिपथ की बंद वैद्युत परिपथ के लिए, वैद्युत परिपथ के किसी पास में वैद्युत धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग मतलब सिग्मा I इंटू R, बीजगणितीय योग है ना, उस पास में उपस्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग यानी सिग्मा E के बराबर होता है ना। इसके लिए हम क्या कहते हैं कि IR बराबर सिग्मा E। ये किरचॉफ का परिपथ संबंधित नियम है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें लिखा है कि एक 5 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक्स किरण का ऊर्जा आपको बतानी है जूल में। तो देखिए आपके जूल में करने के तो बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका हम आपको और बता देते हैं। जैसे हम ऊर्जा निकालना चाहते हैं तो 12375 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई लैम्डा अगर करते हैं और ये एंगस्ट्रॉम में लेते हैं तो ये हो जाएगा 12375 बटे में 5 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप भाग देंगे तो आपका क्या आता है वो देख लीजिए। 5 दूना 10 आया, ठीक है, 5 चौक 20 आया, 5 सत्ते 35 आया और 5 पचे 25 आया। ये तो मान हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसे जूल में बदलना है आपको, तो जूल में भी आसानी से बदलेगा। आप एक काम करिए कि 2 दशमलव इसको
5 कर लीजिए, ठीक है, 2.5 लिख सकते हैं आपके कम सार्थक अंक में, और इसमें आप गुणा कर दीजिए 10⁻⁻19 का, तो ये हो जाएगा 16×5 80 हो गया आपका, और 16 दूना 32 और 8 40। आपके 2 अंक पे दशमलव लगेंगे, 10 के घात माइनस हो जाएगा। एक काम करिए, अभी ये थोड़ा मिसिंग हो गई, तो 2.5 हम तब लिख सकते हैं जब 10 के घात कितना लिखें, 3 लिखें, तो इसलिए इसमें 10 के घात 3 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 16, ठीक है ना। ये मान आपका 16 हो जाएगा जूल में, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, लिखा है कि किसी परमाणु नाभिक की त्रिज्या और परमाणु द्रव्यमान के बीच क्या संबंध है, तो वो संबंध होता है R बराबर R0 A, ये घन, यानी हम ये कह सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल A की पावर 3, ये आपके सूत्र हो गए, ठीक है। यहाँ पे A है द्रव्यमान संख्या, ठीक है, और R है परमाणु त्रिज्या, ठीक है, ये आपका हो गया। आगे है आपका इसी में कूलाम नियम का वेक्टर रूप। देखिए कूलाम नियम तो आप इसको कहते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये सिंपल अदिश राशि के रूप में है। अब इसे सदिश बनाना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये है कि आप करेंटली इसको क्या करिए कि यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लगा दीजिए, आपका हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम नए ढंग से लिखें तो एक तरीका और है आपके पास, आप यहाँ f, ये आपका वेक्टर में चला जाएगा, यहाँ पे आप करना चाहते हैं वेक्टर में तो 1/4πε0 लिखिए, ठीक है, Q1 Q2 भी लिखिए, ये भी ठीक है, R² भी लिखिए। अब क्या करिए कि इसको कर दीजिए RQ और यहाँ एक R वेक्टर लगा दीजिए, तब भी ये वेक्टर के रूप में होगा, ठीक है, ये आपका है राशि, ठीक है। अगला बोला गया है कि रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र लिखिए। रेखीय आवेश घनत्व मतलब प्रति एकांक लंबाई में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी लैम्डा बराबर आप कर सकते हैं Q/L, ठीक है। इसमें लैम्डा है रेखीय आवेश घनत्व, और जो Q है ये चालक में आवेश मान, और L है चालक की लंबाई, ठीक है, ये आपका हो गया। अब हम लोग खंड ग में जाते हैं, ठीक है। देखिए ये खंड ग का है सवाल, लिखा है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्य करे तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो। कहना ये चाहता है कि इलेक्ट्रॉन का भार बराबर इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल, है ना, यानी इसको कहेंगे mg और इसको कहेंगे QE, ठीक है। अब यहाँ पे E का मान आपसे पूछा गया है तो mg बटे हो जाएगा E, Q। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 10⁻31 kg, G का मान 10 रख लेते हैं, ठीक है, और Q होता है 1.6 10⁻19, इलेक्ट्रॉन का आवेश मान है। अब इसको हल करना है तो आप 91/16 हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो 10 के घात -31 है, और ये अगर ऊपर गया तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए E बराबर, अब आपको यहाँ पे 16×5 80 मिल रहा होगा, 16×5 80 है ना, 16×5 80 मिल रहा है। उसके बाद हुआ तो 11 आया, तो 16×6 96 आप ले सकते हैं, और 10 के घात यहाँ देखिए 31 में से 20 घट जाएगा तो -11, ठीक है। ये आएगा आपका न्यूटन प्रति कूलाम, ये आंसर होगा इसका, ठीक है। फिर से आप देखना चाहें देख लें। ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन के भार के बराबर वैद्युत बल काम करता है, यानी इलेक्ट्रॉन का भार बराबर वैद्युत बल होगा, यहाँ mg लिखेंगे भार का,
यहाँ क्यू ई लिखेंगे, ई को यहाँ रख देंगे। यहाँ m इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ये 10 हो गया। और ये आपका 1.6 × 10⁻19 हो गया। इसको हमने हल किया है, बराबर अंक पे दशमलव है तो हटा दिया, 16×25 भाग दे दिया। ये 10 आपका रहा, ये वाला जब ऊपर जाएगा तो 20 हो जाएगा। ये आपका मतलब हुआ। अब एक और देखते हैं, ये भी सवाल है आपका। इसमें बोला गया है कि एक वैद्युत बल्ब है जिसका वाट इतना है, मतलब शक्ति इसकी 100 वाट की है, ठीक। और उसके बाद 220 वोल्ट की है, मतलब उस पर लिखा है 200 वोल्ट, 200 वोल्ट लिखा है ना। उसके बाद ये पूर्ण प्रदीप्त हो गया, यानी पूर्ण धारा पर में है। तो बोला है कि बल्ब का प्रतिरोध कितना होगा और बहने वाली धारा कितनी होगी। तो प्रतिरोध कितना होगा, तो एक सूत्र होता है P = V²/R। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो P = V का मान है इसमें 200 और 200, और R आपको निकालना है। अब P का मान आप आराम से लिख सकते हैं 100 वाट। तो आप कह सकते हैं कि R = 200/100, ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 400 ओम, यानी R का मान आ गया आपका 400 ओम। ये हो गया प्रतिरोध बल्ब का, ठीक है। अगला में है कि बहने वाली धारा। तो हम ये भी जानते हैं कि P = VI भी होता है पूर्ण प्रदीप्ति में। तो VI होता है, तो ये कितना है आपका 100 वाट है, ये भी आपका 200 है, तो ये I हो गया। तो I बराबर अब हो जाएगा आपका, तो I बराबर हम ले लेंगे तो 200 बटे कितना लिखेंगे 200, यानी 0.5, यानी I का मान आएगा 0.5 एम्पियर। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला भी देख लेते हैं। लिखा है कि खगोलीय दूरदर्शी है जिसकी आवर्धन क्षमता 10 है, यानी ये मान आपका m = 10 है, और नेत्रिका की फोकस दूरी 20 है, यानी Fe का मान 20 है। तो आपको बताना है कि अपदृश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए, अनंत पर जब प्रतिबिंब बनता है इसके द्वारा, तो उसका सूत्र होता है F0/Fe माइनस में। तो आप m लगाएंगे तो ये हो गया 10, F0 आपका निकालना ही है, और Fe का मान आपका है 20, ठीक है। तो F0 बराबर हो जाएगा 200, ठीक है। तो 200 ये आपका सेंटीमीटर में है, तो इसको भी आप सेंटीमीटर में लिखेंगे। 200 सेंटीमीटर का अपदृश्यक लेंस की फोकस दूरी होगी। एक यहाँ पे सवाल देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, ठीक ठाक है। मतलब यहाँ बोला है कि ये जो चित्र बना हुआ है, यहाँ पे -2 माइक्रोकुलाम, यहाँ पे +2 माइक्रोकुलाम, ये 1 मीटर पे है 1 मीटर, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र जाता है। एक बात ध्यान से सुनिएगा कि ये प्लस है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र आगे बनेगा अगर आप E1 कहते हो, और इसका अगर वैद्युत क्षेत्र यहाँ पे देखेंगे तो ऋण की दिशा में बनता है। यानी टोटल अगर हम वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं B पर, तो E1 और E2 को हम जोड़ेंगे। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि 1/4πε0 Q/R, ये आप एक सूत्र लगाएंगे बिंदु आवेश के कारण। दूसरा सूत्र लगाएंगे Q1 Q2, और ये स्क्वायर यहाँ रहेगा R2²। अब देखिए इसमें कॉमन जितना जल्दी हो सके ले लीजिए। ये देखिए आपका 1/4πε0, R1 और R2 भी आपस में बराबर है, और सबका स्क्वायर करेंगे तब भी मान एक ही आएगा, है ना, एक का मान एक ही आएगा। आप इसको भी बाहर ले लेंगे तो यहाँ 1 लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ Q1 Q2 बच गए, तो 2 माइक्रोकुलाम यहाँ पे है, तो 2 × 10⁻⁻6, और ये प्लस हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6। यानी आप कह सकते हैं कि ये मान 9 × 10⁻9 हुआ, ये 4 × 10⁻6 हुआ, ठीक है। तो 9 चौके 36 हो गया, और 10⁻3 हो गया, और हल कर देंगे तो E बराबर जो आपका मान आएगा ये हो जाएगा 3.6 × 10⁻4, ये होगा न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका आंसर आएगा इसमें। देखिए अगला सवाल है खंड ख से हम लोग आ रहे हैं, एंड गेट।
तो एंड गेट का प्रतीक बताना है, तो याद रखिएगा एंड गेट का जो प्रतीक है वो आप देख लीजिए। फिर उसके बाद एंड गेट का ब्यूलियन व्यंजक भी देख लीजिए। और एंड गेट की सारणी भी देख लीजिए। तो एंड गेट को हम लोग डी टाइप साइड से दिखाते हैं। ये आपका डी शेप है, इसी को एंड गेट कहते हैं। ये आपको निवेशी इनपुट बोलते हैं, इसको आउटपुट बोलते हैं। ये एंड गेट है आपका डी टाइप। बूलियन व्यंजक में ए डॉट बी बराबर वाई लिखते हैं, ये आपका बूलियन व्यंजक है। अब एक और बचा है सत्य सारणी, सत्य तालिका मतलब सत्यता सारणी। तो इसमें देखिए आपके दो निवेशी हमने इसमें दिखाया है, तो दो निवेशी के लिए जो सत्यता सारणी हम बना रहे हैं वो आप ठीक से देख लीजिएगा। ठीक है, ये 4 हो गए। यहाँ देखिए आप ए और बी, और यहाँ रहेगा ए डॉट बी इक्वल वाई। तो आप यहाँ पे 0 1 1 0 0 0 1 1 यानी संभव क्रियाएं हैं, यानी 4 प्रकार के संभव क्रियाएं होंगी। ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 1। इसको कहते हैं हम लोग सत्यता सारणी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें। देखिए एक लिखा है एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, यानी प्राथमिक में जो फेरों की संख्या है और द्वितीयक में कुंडली की फेरों की संख्या है वो देखिए आपका क्या है 1/200। ठीक है, इसमें बोला कि 200 वोल्ट और 2 एम्पियर के एसी को हम जोड़ रहे हैं, यानी जो हम इनपुट कर रहे हैं उसके अंदर जो हम एसी डाल रहे हैं तो वो हमारा हमेशा वीपी कहलाएगा, आईपी कहलाएगा। यानी जो धारा वोल्ट पड़ रहा है वो 200 वोल्ट है और 2 एम्पियर है। क्लियर हो गया। आपसे पूछा है कि एसी स्रोत से द्वितीय कुंडली में कितनी धारा मिलेगी, यानी आपको आईएस का मान मांग रहा है। क्लियर हो गया आपका ये बात। अब देखिए जो हम अनुपात देखते हैं तो NS/NP, VS/VP, ठीक है, ES/EP और IP/IS, ये संबंध होता है परिणमन अनुपात के ट्रांसफार्मर के लिए। ठीक है, अब हमें देखिए क्या मिला, एक ये सेट मिला हुआ है और एक ये सेट मिल रहा है। इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। दोनों को हम ऐड करते हैं तो NS/NP अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ IP बाई क्या लिखेंगे, IS लिखेंगे। ये बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ देखिए NP/NS का मान 1/2 है, तो ये कितना हो जाएगा 200/1 होगा। और IP का मान कितना उसने दिया 2, तो ये हो जाएगा IS। तो IS बराबर हो जाएगा 2/200। ठीक है, तो अब बताइए कि इसमें क्या होगा। ये हो जाएगा 0.01 एम्पियर, यानी जो सेकेंडरी कुंडली से जो धारा मिलेगी उसकी मान होगा अधिकतम 0.01 एम्पियर। आंसर समझ में आ गया आपको। ये सवाल थोड़ा सा अजीब भी है, कठिन भी कह सकते हैं आप। थोड़ा समझने के लिए थोड़ा कठिन होगा। ये कठिन इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा और स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा आपको थोड़ा समझने के लिए। ठीक है, यहाँ लिखा है कि एक सेल है, उसका आंतरिक प्रतिरोध R है और यह सेल दो प्रतिरोध R1 R2 के साथ अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस में ऊष्मा समान रहती है। ऊष्मा समान होने का मतलब क्या है कि H1 यानी R1 में ऊष्मा और R2 में ऊष्मा आपस में बराबर है। ऊष्मा का कोई विशेष मतलब नहीं होता, कार्य में 4.2 का हम भाग देते हैं तो हर एक में जो ऊष्मा चलने लगेगी तो उसमें कार्य होगा विद्युत प्रवाह में, वही आपको कार्य देगी। यानी हम सब मिला के ये कहना चाहते हैं कि ये रख रहे हैं, और अगर हम ये रख रहे हैं तो एक एक W का मान होता है I²RT, यानी यहाँ 1 लगाएंगे और यहाँ रखेंगे I²R2T। ठीक है,
समान समय के लिए होता है, समान समय में हम प्रवाहित भी कर रहे हैं। यहाँ पे I1 I2 आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है तो हम समझेंगे कि आप ठीक से ही समझें इसको, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। तो अब देखिए टीवी कैंसिल, यहाँ I का मतलब क्या होगा? I का मतलब होगा सेल का विद्युत वाहक बल, और पहले में यानी जब पहली बार हम ये जोड़ रहे हैं, पहली बार जब हम प्रतिरोध को ले रहे हैं, पहला प्रतिरोध को, तो धारा कैसे बनेगी? तो विद्युत वाहक बल बटे में क्या लिखेंगे हम लोग? टोटल प्रतिरोध, यानी R1 प्लस R का स्क्वायर इंटू R1 बराबर। ठीक है, दूसरे वाले में भी सेम यही कंडीशन करेंगे, क्योंकि सेल हमने बदला ही नहीं है, सेल वही है, लेकिन रेजिस्टेंस हम बार बार बदल रहे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक से समझिएगा अभी भी। अब हमारा ये हो जाएगा E का स्क्वायर बटे R1 प्लस R2 R का होल स्क्वायर, ये R1। ठीक है, दूसरी बार में हम ये देखें E स्क्वायर R2 बटे R2 प्लस R का होल स्क्वायर, यहाँ E कैंसिल हो गया। ठीक हो गया, एकदम समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा हम देखते हैं इसको, हम यहाँ देखते हैं, ये यहाँ पे गुणा हो सकता है, यानी R2 R1 प्लस R का होल स्क्वायर गुणा हो सकता है, इधर गुणा हो सकता है R1 R2 प्लस R का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए, इसको यहाँ गुणा कर दिया हमने, इसको यहाँ गुणा कर दिया। अब थोड़ा हिम्मत करिए, तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है, 2R1 R, यहाँ हो जाएगा R1 R2 स्क्वायर R स्क्वायर 2R2 R। ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और देखिए, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। R2 R1 स्क्वायर R2 R स्क्वायर, सॉरी R2 ये, ठीक है, और ये भी 2 ही था, ये 2 है, अरे दोनों जगह 2 हो गया क्या? यहाँ 1 करिए भाई, ये तो 1 होगा, यहाँ पे R1 R2, ठीक है था, ये गलत हो गया, ये R2 हो गया। चलिए फिर से कर देते हैं, ये फिक्स है ना, ये R1 होगा, यहाँ R2 होगा, यहाँ R1 होगा, ठीक है, ये R2 होगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए R2 R1 स्क्वायर R2 R स्क्वायर 2R1 2R1 R2, ठीक है ना। अब इधर देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? R1 R2 स्क्वायर आएगा, यहाँ R1 R स्क्वायर आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा 2R1 R2 R, देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आपको बहुत बढ़िया मिलेगी कि इसमें कई चीज़ें कटेंगी, ठीक है, तो ये देखिए आपका कट गया। अब यहाँ थोड़ा सा सोच लीजिए, इसको इस साइड कर लेते हैं, तो R2 R1 स्क्वायर इधर ले लेते हैं, इस वाले को इधर ले आते हैं R1 R2 स्क्वायर, इस वाले को हम इस साइड ले जाते हैं दोनों के साथ में, तो R1 स्क्वायर माइनस R2 R स्क्वायर, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि R1 माइनस R2 R स्क्वायर। यहाँ क्या कर सकते हैं, R1 R2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका, क्या बच जाएगा, R1 माइनस R2। ये देखिए सीधा कैंसिल हो जा रहा है, तो R स्क्वायर बराबर R1 R2, यानी R बराबर रूट R1 R2। यही आपसे प्रूफ मांगा गया था, ये देखिए आपका प्रूफ, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, 2 बार 3 बार रिपीट करेंगे तो आपको आ जाएगा। अगला सवाल है आपका इसमें का, देखिए थोड़ा, देखिए इसमें है कि एक प्रेरक में बहने वाली धारा, ये आपकी धारा है 7 + 8T, तो इसका विद्युत वाहक बल इतना है,
यानी इसके में ई का मान आपको दिया उसने 10 मिली वोल्ट। हम ऐसे कर लेते हैं वोल्ट करके। आपसे पूछा स्वप्रेरण गुणांक। याद रखिएगा जो स्वप्रेरण गुणांक है वो है ई बराबर माइनस एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी। ठीक है, आप इसका क्या करिए कि औकलन करेंगे तो डेल्टा आई बाई डेल्टा टी जब करेंगे तो ये 0 होगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। यानी डेल्टा आई बाई डेल्टा टी का मान कितना है आपका, ये। तो यहाँ पे ई का मान आप ये रख लीजिए 10 के घात -3, एल आप रहने दीजिए, आई हो जाएगा 8। ठीक है, तो एल बराबर होगा 10/8 10 के घात -3। ठीक है, और करेंगे तो आ जाएगा 8 कम 8। ठीक है, 2 8 दूना 16, 4 8 पच्चे 40, 10 के घात -3। तो आप ये भी कह सकते हैं कि 1.25 मिली हेनरी। ये हो गया आपका। अब एक सवाल और इसमें पूछा गया सेकंड वाले में, एक आंसर तो आपका हो गया। सेकंड वाले में पूछा गया कि t बराबर 1 सेकेंड में संचित ऊर्जा। देखिए संचित ऊर्जा जो होती है ½ Li² होती है। ठीक है, ½ Li² होती है। यहाँ पे सीधा एक बात समझते हैं हम लोग कि हमने ये निकाल लिया 1.25 10⁻³ आई के लिए ज़रा सोच लीजिए। आई उसको कहेंगे जिसमें हम t की जगह 1 सेकंड रखें। तो अगर हम 1 सेकंड रखते हैं तो 7 + 8 मिलेगा, इसको 1 सेकंड रखेंगे तो 7 + 8 मिलेगा स्क्वायर। तो u बराबर होगा ½ 1.25 10 के घात 3 और 8 7 कितना होगा 15, 15 15 225। ठीक हो गया। अब यही आपको हल करना होगा। तो ये हो गया ½ 1.25 225 और 10 के घात -3। औसतन अगर आप निकालना चाहें तो इसको एक और नए ढंग से निकाल सकते हैं। इसके पॉइंट को हटा लीजिए। जैसे हम ये भी कर सकते हैं कि 1.25 हमने किया है, इसको पॉइंट बैक कर लेते हैं तो ये 3 पॉइंट बैक होगा तो 0.23 ले सकते हैं आप। ठीक है, ये दशमलव हट जाएंगे, यानी कहने का मतलब ये है ये ऐसे आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो u बराबर, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2875। 4 अंक पे दशमलव देंगे हम, यहाँ चला आएगा 2। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ये आएगा 0.1437 जूल। ये आंसर होगा आपका। ठीक है, अगला देखते हैं एक और सवाल। ये भी अच्छे सवालों में से है, हम समझते हैं आपको अच्छा लगेगा। नमन कोण की परिभाषा दीजिए। चलिए पहले नमन कोण ही देख लेते हैं। नमन कोण, नमन कोण क्या है कि पृथ्वी के किसी बिंदु पर क्षैतिज के साथ चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण को नमन कोण कहते हैं। हो गया ना, ये बात समझ में आ गई। ठीक है, नमन कोण कहते हैं। अब नमन कोण का जो मान होता है पृथ्वी के लिए, नमन कोण का मान 0 अंश से 90 अंश के बीच होता है। ये 0 अंश से 90 अंश के बीच होता है। ये आपके लिए पॉइंट था।
अब सवाल में क्या पूछा है ये ज़्यादा ज़रूरी है। क्षैतिज और ऊर्ध्व घटक, दो चीज़ें दिया उसने। क्षैतिज घटक हम कहते हैं h को। ये क्षैतिज घटक है आपका 5×10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और ऊर्ध्व घटक है आपका 5√3 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब क्या करना है कि आपको पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र बताइए और नमन कोण बताइए। तो नमन कोण के लिए हम लिखते हैं tan थीटा बराबर v/h। तो tan थीटा बराबर v का मान आपका है 5√3 10⁻⁴, और ये है 5×10⁻⁴। ये कैंसिल हुआ tan थीटा बराबर √3, और ये tan थीटा का जो √3 मान होता है वो होता है tan 60 के। तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश, यानी नमन कोण कितना होगा आपका 60 अंश होगा। क्लियर हो गया जिस बिंदु की बात कर रही है। अब आगे है कि हम पुराना ये क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र यानी पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ये होगा v² प्लस h²। ठीक है, दोनों घटक दिए हों तो ये होता है, और ये हो जाएगा v² का मतलब ये होगा तो 25×3 10⁻⁸। इसको वर्क करेंगे तो 25×10⁸, यानी 25 या 75 और 25 कितना हो जाएगा आपका 75 25 100×10⁻⁸। ठीक हो गया, सही है ना भाई। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग कि b कर लेंगे, 25 या 75 25 100, ठीक तो है ना। अब ये हो जाएगा 10×10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये सवाल भी कठिन नहीं था। ठीक है।